पर्यावरण पर संकट है। ये बात हमें बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से, रेपुटेड मैगजीन्स के माध्यम से और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बताई जा रही है। हम लोग जो है पर्यावरण पर संकट इसको देख भी रहे हैं क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मानव मन तार्किक क्षमता के आधार पर चलता है और हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से तथ्य हैं कि किसी बात पर आधारित होकर कोई निष्कर्ष हमने निकाला है। तो जब बात ये आती है कि पर्यावरण पर संकट है तो कैसे ये साबित हो, तो हाल ही में देखिए एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं वो वास्तव में चिंताजनक है। जैसे पर्यावरण का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे? पर्यावरण क्या है? बेसिकली हम आप जैसे जो लोग हैं, जो ये प्रकृति है, जो ये नेचर है, आपस में जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से एक क्रियात्मक जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ये मिला जुला के हमारा एक इन्वॉल्वमेंट है, राइट। मैं एक बहुत मोटे तौर पर आपको ये डेफिनेशन बता रही हूँ। अब इसमें कितनी ज्यादा जैव विविधता है, कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कितने ज्यादा जीवन को ये पर्यावरण सपोर्ट कर पाता है, ये इसके स्वास्थ्य का एक मानक हो सकता है। यानी कि अगर जैव विविधता में कोई कमी देखने को मिल रही है तो हम ये मान सकते हैं कि पर्यावरण पर संकट तो है। तो एक रिपोर्ट जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया वो एक्चुअली में इस बात को लेकर प्रूफ देती है कि पृथ्वी पर किसी भी रीजन की आप बात कर लीजिए, हर जगह बायोडाइवर्सिटी में एक गिरावट देखने को मिल रही है। आज की वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। श्रिंकिंग डाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता है वो सिकुड़ रही है और ये कोई 5% या 10% का मामला नहीं है। आप देखिए 69% ड्रॉप इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इज नियरली 5 डिकेड्स शोज द रिपोर्ट। 69% के ड्रॉप की बात जो है रिपोर्ट ने की है, ये मोर देन 50% है। मतलब ये अलार्मिंग लेवल पर जो है पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया रिपोर्ट का नाम क्या है, तो रिपोर्ट का नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 और वो कहती है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 69% इन 50 ईयर। 50 सालों में 69% के ड्रॉप की बात इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के द्वारा की गई है। यहाँ पर देखिए 14 अक्टूबर की ये न्यूज थी जहाँ पे बताया गया था हैबिटेट डिग्रेडेशन हो या लॉस हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उनका इंट्रोडक्शन हो या फिर पॉल्यूशन हो, क्लाइमेट का क्राइसिस हो, डिजीज हो, ये सारे जो है रीजंस बने हैं इस डाइवर्सिटी के अंदर लॉस के लिए, राइट। तो क्या है देखिए, जो वर्ल्ड वाइड फंड है यानी कि WWF जो है उनके द्वारा ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ से एक फैक्ट आपको पता चला, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 में वो भी जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये रिपोर्ट क्या कहती है, 1970 से लेकर 2018 के बीच में लगभग 5 दशक बनते हैं, 50 साल, यानी कि जो वन्य जीव आबादी है अब उसमें हर प्रकार, चाहे वो स्तनधारी हो, पक्षी हो, उभयचर हो या सरीसृप हो, रेप्टाइल्स हो या मछलियां हो, सब में टोटल मिला के 69% की गिरावट हमें देखने को मिली है। वन्य जीव कोष, क्योंकि इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकली है तो इसके बारे में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में इस पर सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए 1961 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था और ये क्या है, एक गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है, राइट। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वो ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण के लिए काम करने वाला संगठन है। ये दरअसल स्पीसीज के प्रोटेक्शन को लेकर काम करता है, वन संरक्षण हो और पर्यावरण पर जो मानव प्रभाव हो उनको कम करने के क्षेत्र में ये काम करता है। तो इस चीज से संगठन जो है जुड़ा हुआ है। WWF के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के बारे में एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे क्लाइमेट को लेकर ये क्या कहते हैं, एक क्लाइमेट रेजिलेंट जो है हमें डेवलप करना है और जीरो कार्बन वर्ल्ड हमें बनाना है और ये पावर कैसे होगा, रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हुए हम जीरो कार्बन वाली दुनिया में, जो कि एक रेजिलेंट दुनिया होगी, वहां पर जाएंगे। फूड को लेकर इसका लक्ष्य ये है कि जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो डबल हमें जो है करनी है, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो वर्ल्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, जैसे जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, राइट, इन सबको क्या है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। देन फ्रेश वाटर को लेके क्या करना है कि जो नेचर है और जो प्यूपिल है उनके लिए जो ताजा जल है, मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, उसको जो है बचाना है।
ओशियंस की बात करते हैं तो हेल्दी ओशियंस और जो हमारा मराइन लाइवलीहुड है उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और फिर वाइल्ड लाइफ में जो वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे क्या है हमें प्रोटेक्ट करना है, संरक्षण देना है। यानी कि देखिए क्लाइमेट, फूड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओशियन एंड फ्रेश वाटर, हर तरह के मुद्दे पर ये कुछ ना कुछ अपने टारगेट्स लेके जो है चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं वापस से अपनी रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए WWF द्वारा 1998 से द्विवार्षिक आधार पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है, 2 साल में एक बार रिलीज होती है। वैश्विक जैव विविधता और पृथ्वी ग्रह के स्वास्थ्य के क्या रुझान है उस पर ये क्या है, एक व्यापक अध्ययन है, ठीक बात है। दुनिया भर में जंगली प्रजातियों की आबादी के सापेक्ष बहुतायत में जो परिवर्तन है उसको ये ट्रैक करता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके स्टडी करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, देन एक रिपोर्ट के रूप में अपने निष्कर्षों को बताते हैं और दुनिया को अवेयर करते हैं। WWF के सहयोग से जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रबंधित ये जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है ये क्या करता है, ये दुनिया भर की जो कशेरुकी की आबादी है उनमें रुझानों के आधार पर जो वैश्विक जैविक विविधता है उसकी स्थिति का क्या है, एक संकेतक है, ठीक बात है। थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है वो WWF का एक आप कह सकते हैं फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइल्ड स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है अक्रॉस द ग्लोब उसको लेके बात करता है। यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि 838 न्यू स्पीसीज और लगभग 11,000 न्यू पॉपुलेशंस जो है ऐड किए गए हैं इस बार के डाटा सेट में। और ये बताया गया है कि जो फ्रेश वाटर लिविंग प्लेनेट इंडेक्स की हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हुआ है, उसमें तो 83% का एक एवरेज आप मान के चल सकते हैं ड्रॉप हुआ है, ठीक है। 37% जो रिवर्स थी वो बेसिकली 1000 किलोमीटर से लंबी है जिनका फ्री फ्लो वाटर है, बाकी की रिवर्स के फ्लो में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। तो इस तरीके से चीज़ों को इसने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 69% एवरेज डिक्लाइन आया है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की, कब से कब तक, 1970 से लेके 2018 तक। 37% रिवर्स जो ऐसी हैं वो 1000 किलोमीटर लॉन्ग है जो फ्री फ्लोइंग है अपने नेचुरल स्टेट में। 137 किलोमीटर जो है सुंदरबन मैंग्रोव का 1985 से लेकर इरोजन हो चुका है। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट्स है एम्फीबियंस के लिए, यानी कि उभयचरों के लिए, और हंटिंग और ट्रैपिंग ये सबसे बड़ा थ्रेट है अगर बर्ड्स और मैमल्स की बात की जाए तो, ठीक है। इसके बाद देखिए 94% एवरेज डिक्लाइन हुआ है अगर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन्स की हम बात करें, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट यहाँ पर हुआ है। 55% एवरेज डिक्लाइन जो है वो एशिया पैसिफिक में हुआ है। 66% एवरेज डिक्लाइन अफ्रीका में हुआ है। और ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है इसकी सोर्स है, तो रीजन वाइज भी इन्होंने बताया है कहाँ पे ज्यादा दिक्कतें देखने को आ रही है और कहाँ पे चीजें थोड़ा ठीक है। तो जो ताजे पानी की प्रजातियां, फ्रेश वाटर की जो स्पीसीज है उनमें 1970 से 2018 के बीच में औसतन 83% की गिरावट आई है। 1970 से 2018 के बीच में लैटिन अमेरिका और जो करीबी क्षेत्र है उनमें जो है वन्य जीवों की आबादी में सबसे बड़ी गिरावट महसूस की गई है, जबकि ये 94% लगभग बैठता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो गर्म पानी के कोरल्स होते थे, वार्म वाटर के जो कोरल्स होते थे वो अपनी आबादी का 50% तो पहले ही खो चुके हैं। अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज होता है तो इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें 70 to 90% की जो है हानि होगी। इसके अलावा जो एक्वाकल्चर है, एग्रीकल्चर है और जो हम तटों पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से मैंग्रोव वनों में देखिए हर साल 0.13% की दर से जो है कटाई की जा रही है और इसकी वजह से इकोसिस्टम पे काफी गलत प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए मैंग्रोव वनों के क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको ऑलरेडी अपने एक वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो सुंदरबन मैंग्रोव वनों के कटाव के परिणाम स्वरूप वहां रहने वाले लगभग 10 मिलियन लोगों के लिए भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में कमी आई है। फैक्ट बेस्ड आपको चीजें बताई जा रही है कि मैंग्रोव वनों की जो आप कटाई कर रहे हो उसकी वजह से देखिए कितने लोगों पर फर्क पड़ रहा है। रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि जो एग्रीकल्चर है वो उभयचरों के लिए सबसे प्रचलित खतरा है। उभयचर कौन होते हैं? एम्फीबियंस, जो जमीन और जल दोनों पे रह सकते हैं, दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं। इनके लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है पॉपुलेशन को लेकर वो एग्रीकल्चर है। वहीं अगर मैमल्स, स्तनधारियों की और पक्षियों की बात करें तो इनके लिए जो शिकार है, इनको जो ट्रैप कर लिया जाता है वो सबसे बड़ा जो है खतरा है। अब रिपोर्ट में थोड़ा सा चलते हैं भारत को लेके जो निष्कर्ष आए हैं।
तो देखिए WWF इंडिया जो कार्यक्रम है वो ये कहता है कि मधुमक्खियों की आबादी और जो मीठे पानी के कछुओं की 17 प्रजातियां हैं इनमें गिरावट आई है। ये एक हार्डेस्ट हिट स्पीसीज है। रिपोर्ट ये कहती है हिमालय क्षेत्र और जो पश्चिमी घाट की बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए जाने जाने वाले क्षेत्रों में है। कमजोर वहाँ का इकोसिस्टम है, वल्नरेबल है, इसको ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और अगर भविष्य में तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर जैव विविधता में जो है आपको कमी की आशंका दिखाई जाती है। लेकिन सरकार के द्वारा कुछ परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे चीता पुनर्वास परियोजना। ठीक है, ये सब क्या है, संरक्षण के लिए फायदेमंद है। प्रोजेक्ट टाइगर हो या फिर एक सींग वाले गैंडा या फिर जो शेर के लिए परियोजना है, उनमें देखिए सफलता का अनुभव किया गया है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं तो हमें क्या है, उसके सक्सेसफुल रेट भी देखने को मिले हैं। इन प्रजातियों के संरक्षण के कारण उस आवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों पे भी प्रभाव पड़ा है। देखिए जैसे चीता, शेर, ये जो प्रजातियां होती है इनको कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है। ये कीस्टोन स्पीसीज किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ये वहां पे ठीक रह रही हैं तो इसका मतलब वहां का इकोसिस्टम ठीक काम कर रहा है। तो ये न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छी होती है। अब बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हुआ है रीजन वाइज देखते हैं। एशिया पैसिफिक में 55% हुआ है, यूरोप और सेंट्रल एशिया 18%, अफ्रीका की बात करें तो 66, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका कैरेबियन में 94%, नॉर्थ अमेरिका सबसे कम है 20%। तो देखिए जो कंट्रीज ऑलरेडी काफी डेवलप्ड है वहाँ पे लॉस भी कम हो रहा है, जो कंट्रीज अभी डेवलप होने की राह पे चल रही हैं वहाँ पे लॉस ज्यादा है, थोड़ा सा चेते जाने की जरूरत है। रिपोर्ट में उल्लेखित प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है कि भाई ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है क्या रीजन है इसके। तो देखिए तो पर्यावास की हानि हो रही है और प्रवास के मार्ग में अवरोध हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो माइग्रेट करने वाली मछलियां हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसमें प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। तो इसलिए उनकी क्या है, उनकी प्रजातियों में लगभग खतरा देखने को मिला है। इसी तरह WWF ने जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरों की पहचान की है, जैसे एग्रीकल्चर की वजह से नुकसान हो रहा है, शिकार, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन। इनकी क्लाइमेट चेंज भी एक वन ऑफ द रीजन है इस बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। एग्रीकल्चर की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इन्वेसिव स्पीसीज जो आ रही है उनकी वजह से भी प्रॉब्लम है। फिर भूमि उपयोग जो परिवर्तन हो रहा है वो भी प्रकृति के लिए क्या है, सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, जो आप लैंड यूज पैटर्न्स में चेंज कर रहे हैं उसको लेके थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। जैसे अगर बात करें भूमि पर मीठा पानी और समुद्र में कई पौधे और जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनके प्राकृतिक आवास या तो नष्ट हो गए हैं या खंडित हो रहे हैं। ठीक है, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान, ये क्या है, ये दोहरा एक तरीके से आपदा है। एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो ये आप पे क्या डबल स्वॉर्ड चल रही है, दोधारी तलवार चल रही है। तो इसको दरअसल एक ही मान के देखने की जरूरत है। हम बायोडाइवर्सिटी को और क्लाइमेट चेंज को दो अलग रूपों में नहीं देख सकते। तो देखिए जल संसाधन, कृषि, जो हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, स्वास्थ्य और खाद्य श्रृंखला जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको ये प्रभावित करेगा। ठीक है, उभयचर, जमीन और पानी पर जो रहने वाले जानवर होते हैं उसके लिए मैंने बताया एग्रीकल्चर एक खतरा है। तो हमें क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेके काम करने की जरूरत है। तो यहीं से हम आ जाते हैं आगे का रास्ता क्या हो। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण संगठन ये कहता है कि जो जैव विविधता का नुकसान है और जो जलवायु संकट है, जैसा मैंने बताया, उनको दो अलग अलग मुद्दों के बजाय एक ही रूप में निपटा जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन को लेकर भी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्लाइमेट यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ये सब आपस में क्या है, लिंक है। एक प्रकृति सकारात्मक भविष्य जो है हमें सुनिश्चित करना होगा। हम कैसे जो है चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, कैसे उपभोग कर रहे हैं, कैसे शासन कर रहे हैं, कितना व्यय कर रहे हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन करना है। तो हमें गेम चेंजिंग बदलावों की आवश्यकता है। ये जो हमारा एक लाइफ स्टाइल है ना कंज्यूमरलिज्म का, ज्यादा चीजें शॉपिंग करना, रिसाइकल नहीं करना, चीजें वेस्ट करके फेंक देना, इसमें एक बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन करने की जरूरत है। खाद्य उत्पादन हो, व्यापार की दक्षता हो, अपशिष्ट का प्रबंधन हो, इस सब में हमें क्या है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। राइट। फिर देखिए सर्व समावेशी सामूहिक दृष्टिकोण, सबको समावेशित करते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है कि एक टिकाऊ मार्ग पर हम सब एक साथ चले और हमारे कार्यों में जो लागत लग रही है, उसका जो लाभ हो रहा है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखिए
पर्यावरण को बचाने के लिए अगर पैसा खर्च हो रहा है तो वो लागत सबसे ली जाए, और अगर उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो सबको मिले, राइट। तो इस तरह की चीजों को लेके जो है सरकार को काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी वीडियो थी जो कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पे दर्ज थी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, समटाइम्स मेंस में एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है, दूसरे चीजों के साथ लिंक करके भी इसको आप लिख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा होगा लगातार हम इस पे चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरी वीडियो समाप्त होती है, जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।